उत्तर प्रदेश को पूरे देश का राजनीतिक हृदय कहा जाता है और यहाँ की धरती सियासी रूप से बहुत उपजाऊ है। तमाम नेता उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की सियासत पर अपनी छाप बनाने में सफल रहे हैं। और हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के सदस्य विधान परिषद राजेश यादव राजू जी। आपको देश के सबसे युवा एमएलसी होने का भी गौरव प्राप्त है और युवाओं की राजनीति में एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि युवा न सिर्फ राजनीति का बल्कि पूरे देश का भी भविष्य हैं। और राजेश जी से हम बात करेंगे। एक साधारण किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिता बाराबंकी में कुर्सी क्षेत्र के एक गांव में रहते हैं, वहां पर आपका परिवार है, वहां पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ पूरा परिवार। और आप 5 भाइयों में सबसे छोटे, घर से निकले थे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने की हसरत लेकर। डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करना चाहते थे, लोगों का इलाज करना चाहते थे। लेकिन 2004 में ऐसी मुलाकात हुई आपकी अखिलेश यादव जी से कि आप सियासत के सफ़र पे चल पड़े। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपके बारे में कहा जाता है कि आप देश के सबसे युवा एमएलसी होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी में जो युवा टीम है उसमें भी आप अखिलेश जी के बहुत करीब हैं। तो इतनी कम समय में राजनीति में आपने जो मुकाम हासिल किया है, किस तरह से ये सफलता मिली? ये मैं ऐसे पार्टी में राजनीति करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मुझे गर्व है कि ऐसे नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला है कि शायद देश में ऐसा कोई नेता नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, विशेष तौर पे नौजवान। मुझे कहने में ये गर्व है कि आज भी अखिलेश यादव जी के आसपास, उनके सराउंडिंग में जितने नौजवान हैं, जितने विधायक या मंत्री हैं, सारे के सारे गांव गरीब किसान परिवार के बेटे हैं। कोई भी उद्योगपति का बेटा नहीं है। जितने भी समाजवादी पार्टी में नौजवान हैं वो संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। मैं 2004 में छासंघ का जूनियर लाइब्रेरियन चुना गया। तत्कालीन प्रेसिडेंट को अखिलेश जी सांसद थे तब कन्नौज से, और युवा प्रभारी थे, वो शपथ दिलाने आए थे। उनसे फिर मेरा ऐसा आत्मीय रिश्ता बना कि उन्होंने मुझे छासंघ अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी से टिकट देके लड़ाया और 2005 में मैं छासंघ का अध्यक्ष चुना गया और फिर वो अध्यक्ष पद पर मुझे शपथ दिलाने आए। उसके बाद निरंतर समाजवादी पार्टी के पदों पर मुझे कार्य करने का अवसर मिला। 2007 में जब सरकार बदली, सत्ता बदली, तो सरकार के खिलाफ छासंघ के चुनाव बंद कर दिए गए। तो बहन जी का एक बयान आया था कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, आपको पता होगा। तो हम लोगों ने छासंघ जब बंद हुआ तो आंदोलन किया। हमने कहा जो छासंघ से निकले लोग हैं वो छासंघों में ना आए। तो उस समय की सरकार ने हम लोगों को जेल में ठूस दिया, काफ़ी दिन मुझे जेल में रहने का। और बीएसपी की सरकार ने तब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल भी लगातार, नेताजी भी आए मिलने, और तब मेरे पर गैंगस्टर रासुका जैसे कई बार मुझे जेल जाने का अवसर मिला। लेकिन संगठन में काम करते करते मुझे खुशी है कि 2011 में मुझे बाराबंकी से विधानसभा का भी टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तब किन्हीं कारणों से मेरी उम्र कम होने के कारण मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी और ऐसे नेता पर मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने जैसे ही मेरे संघर्ष को देखते हुए और मुझे सबसे कम उम्र में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सबसे कम उम्र में विधान परिषद में मुझे जाने का अवसर मिला। और ये काम यदि कोई कर सकता है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। राजेश जी, आपने बताया कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत और आपकी अपनी आपके अंदर चूँकि छात्र राजनीति में आप गए तो कुछ अखिलेश जी ने ऐसी आपके अंदर खूबियाँ देखी होंगी। आपके अंदर एक यूथ लीडरशिप उन्होंने देखी कि आपको वो राजनीति की मुख्य धारा में ले आए। और अभी तक का जो राजनीतिक सफ़र है आपका, आपको क्या लगता है जिस उद्देश्य से आप राजनीति में आए, पब्लिक के काम करना, लोगों की मदद करना और जो समाजवाद का दर्शन है, समान रूप से सबके लिए काम करना, कितना संतुष्ट मानते हैं खुद को आप कि आप कितना समाज के लिए कर पा रहे हैं? जो आपने सोचा था कि राजनीति में आके लोगों की मदद कर पाएंगे, आपको क्या लग रहा है किस तरह से वो गरीबों के सपने आप पूरा कर पा रहे हैं? हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हमको सिखाया है। समाजवादी पार्टी का नाम ही गरीबों की पार्टी है और गांव से जुड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि नेताजी ने गांव से जुड़ करके
बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में नाम रोशन किया है और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। और उसी लाइन पर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। इस बात से मुझे फ़क्र, ये कहने में भी फ़क्र हो रहा है कि अखिलेश जी लगातार नेताजी की नीतियों पर चल रहे हैं और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की जितनी योजनाएं थीं उसमें कोई जाति, धर्म और कोई संप्रदाय का भेद नहीं था। जैसे आपने कहा कैसे समानता आई, समाजवाद का नाम ही समानता है। यदि हमने लैपटॉप दिया था तो उसमें जाति और धर्म नहीं देखा था कि किस जाति की बेटी या किस जाति का बेटा 12वां पास कर रहा है, किस धर्म का पास हो रहा है, बल्कि हमने ये देखा था कि जो 12वां पास कर रहा है उसको लैपटॉप देना है। हमने यदि कन्या विद्याधन दिया था तो उसमें जाति और धर्म नहीं देखा था। हमारी जितनी हमने समाजवादी पेंशन दी थी तो हमने जाति और धर्म नहीं देखी थी। हमने यदि आवास दिया था हमने जाति और धर्म नहीं देखा था। या हमने नहरों का पानी फ्री किया था तो ये नहीं देखा था कि नहर के किनारे किसी यादव समाज का खेत है या किसी मुसलमान भाई का खेत है, बल्कि हमने ये देखा था कि नहर के किनारे जो सूखी फसलें हैं उनमें कैसे हरियाली आए, कैसे इस प्रदेश में खुशहाली आए। इसलिए हमने नहरें और ट्यूबवेल का पानी सबके लिए फ्री किया था। यह हम लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाए हैं जो देश बल्कि दुनिया का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है। उस पर क्या किसी जाति या संप्रदाय या धर्म को लेकर के एंट्री हो रही है? हमने सबके लिए काम किया। हमने मेट्रो चलाया है तो जाति और धर्म नहीं देखा। यही समाजवाद का दर्शन है कि जो सबके लिए काम करे वही समाजवाद है। राजेश जी, अभी हम लोग जब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उन कामों को भी बताएंगे। और आपने अभी जिक्र भी किया कि एक्सप्रेस वे पे काम हुआ, नहरों पे काम हुआ, लैपटॉप भी दिया गया और तमाम काम ऐसे हुए जो गिनाए जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर काम हुए, काम दिखते भी हैं लोगों को। लेकिन वजह क्या रही कि जो सरकार 2012 में प्रचंड बहुमत से आई थी, बसपा को जब आपने रिप्लेस किया उत्तर प्रदेश में, बसपा को भी लोगों ने बहुमत दिया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को बहुमत मिला, उसके बाद आपको प्रचंड बहुमत मिला, समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन उसके बाद वो सरकार, वो पार्टी जो बहुत लोकप्रियता के साथ सत्ता पर आसीन हुई, वो पार्टी 2017 में उसका प्रदर्शन काफ़ी नीचे चला गया। तो जनता ने कैसे मन बदल लिया? आपने इतने काम भी किए, फिर भी आप जनता से समर्थन नहीं, चुनाव में पर्याप्त समर्थन नहीं हासिल कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर वोट नहीं मांगती है कभी भी। उनके कितने भी भाषण उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भाषण उठा के देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण उठा देख लीजिए, उनके विधायकों और उनके मंत्रियों के आप भाषण उठाइए, कहीं भी वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। वो नफरत फैला के वोट मांगते हैं। वो हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में कैसे खाही पैदा करी जाए, जातिवाद को कैसे फंसाया जाए, कैसे जातियों में बंटवारा कराया जाए, कैसे पिछड़े से अगड़े को लड़ाया जाए, कैसे पिछड़ों को दलितों से लड़ाया था, ये बखूबी आरएसएस और बीजेपी को ट्रेनिंग दी जाती है। वो काम के आधार पर वोट नहीं मांगते हैं। उन्होंने एक भी कोई काम किया हो तो बता दीजिए। हमारा बाराबंकी जनपद है, यहाँ भी कोई काम किया हो बता दो। हाँ, एक काम उन्होंने ज़रूर किया है। यदि उन्होंने काम किया है तो उन्होंने नाम बदलने का काम जरूर किया है। हमारे नेता ने जितने शानदार काम किए थे, उन कामों को सिर्फ नाम बदला है। हमें खुशी होती कि इस देश के सबसे बड़े नेता थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हम भी सम्मान करते हैं। हम ही नहीं, हमारे नेता सम्मान करते हैं, हमारे नेताजी भी लगातार उनका सम्मान करते हैं और कहते भी हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश में स्टेडियम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया, इकाना स्टेडियम। इकाना नाम भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। लेकिन इन्होंने कोई, मुझे खुशी होती कि उत्तर प्रदेश में एक और स्टेडियम बनवा देते, तो मुझे भी खुशी होती कि बाराबंकी में एक स्टेडियम बनवा देते। लेकिन इनको बनाना कुछ नहीं, उन्होंने उसका नाम बदलने का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया। अटल जी के नाम पर एक और स्टेडियम बनवा देते, मुझे खुशी होती, हम भी जाते उसमें। हमारे नेता ने इतना बड़ा अच्छा सचिवालय बनवाया है, सचिवालय के सामने लोक भवन नाम रखा है। लोक भवन जो जनता का भवन है, उसमें अटल जी की मूर्ति लगवा दिया। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई बढ़िया भवन बनवाइए, उसमें अटल जी की मूर्ति रखवाते तो मुझे अच्छा लगता। आज हजरतगंज चौराहा जो लखनऊ की पहचान है, इन्होंने उसका भी नाम बदल दिया। कल चौक लखनऊ का, जहाँ की चिकन देश नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका भी नाम बदल दिया। हमारे पड़ोस का जनपद फैजाबाद है, फैजाबाद में कोई नहीं काम किया, एक काम कर दिया कि उसका नाम अयोध्या कर दिया। इलाहाबाद, जिसका लोग कहते हैं कि इलाहाबाद
एक बौद्धिक शहर है जहाँ से IAS और PCS निकलने की फैक्ट्री है, उसका भी इन्होंने प्रयागराज करने का नाम किया। इन्होंने सिर्फ यदि कोई काम किया है तो नाम बदलने का काम किया है। योगी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, कि भाई प्रयागराज उसका ऐतिहासिक नाम था, इलाहाबाद ज़बरदस्ती बदल के रख दिया गया था विदेशी शासकों द्वारा। फैज़ाबाद के बारे में भी यही बात कही जाती है कि अयोध्या जो है वो भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है वहाँ। वो कहते हैं कि हमने गलतियों को सुधारा है। वो कहते हैं कि जो होना चाहिए था वो अब हमने किया, अब हम न्याय कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी उनके न्याय को अन्याय क्यों समझ रही है? नहीं, हम बिल्कुल अन्याय नहीं समझते हैं। आप अयोध्या नाम रखिए, लेकिन कुछ काम भी तो करिए। इसको केवल नाम बदलने के लिए, रजिस्टर में नाम बदल देने से आप काम कर लिए, अयोध्या जिलों को आपने बना दिया। अयोध्या का इतिहास आज से है। हम भी भगवान राम के पूजने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नाम बदल के अपना, ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जिससे नफरत फैले। कोई ऐसा काम करो। आप भी मेट्रो लखनऊ में चलिए, आप गोरखपुर में चला दो, आपका शहर है गोरखपुर, क्यों नहीं मेट्रो चलाना चाहते हो? हमारे नेता ने कहा था हमारी सरकार बना दो तो हम मेट्रो बाराबंकी तक चला देंगे। इन बयान दे दें कि बाराबंकी तक मेट्रो बनाएंगे। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को अब नफरत नहीं चाहिए। इस प्रदेश को काम करने वाला, जिसके पास विज़न हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास इस प्रदेश को आगे ले जाने की क्षमता हो, ऐसे नेतृत्व के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर हो। बल्कि उत्तर प्रदेश को कोई ऐसा नहीं चाहिए जो सिर्फ नाम बदलने वाला हो। मेरा इतना कहना है। और यदि नाम बदलना है तो और बहुत नाम बदलने का है। ताजमहल का नाम बदलना, क्यों नहीं बदलना है? ताजमहल का भी बदल दें। राजेश जी, आपकी सरकार में निसंदेह काम हुए, और लखनऊ में जब गुजरते हैं देखते हैं रिवर फ्रंट दिखता है, लोहिया गेट दिखता है, शहीद पथ पे लोक भवन भी दिखता है लोगों को। तमाम परियोजनाएं आपने नाम गिनाया, सिग्नेचर बिल्डिंग है, खाना स्टेडियम है। आज ज़्यादातर परियोजनाओं की जांच हो रही है। वर्तमान सरकार कह रही है कि पिछली सरकार ने जो काम किया उसमें लोक कल्याण की मंशा कम थी, भ्रष्टाचार की मंशा ज़्यादा थी। तमाम जांचें हो रही हैं, ईडी जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। आपकी पार्टी के नेता थे पहले शिवपाल जी, किन्हीं कारणों से वो अलग हो गए, चुनाव के पहले ही अलग हो गए थे, और उन्होंने आपके खिलाफ विधानसभा में तो वो खुल के नहीं आए थे, लेकिन लोकसभा में वो खुल के आ गए थे, और राम गोपाल जी के बेटे के खिलाफ खुद वो चुनाव लड़े। तो अब ये कहा जा रहा है कि कुछ संबंध अच्छे हो गए हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा, ये परिवार के अंदर राजनीति, इन सारे विषयों का कितना नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी को, उसकी छवि को, और क्या कार्यकर्ता भ्रमित नहीं हुए हैं? लीडरशिप में, जो नेतृत्व में बंटवारा हुआ है। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है और नेताजी के संघर्षों से बनी हुई पार्टी है। गाँव की गलियों से निकलते हुए, शहरों के रास्ते होते हुए दिल्ली तक पहुँची है। ये सच है कि नेताजी ने बड़े संघर्षों के बाद समाजवादी पार्टी बनाई, लेकिन आज नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के ऊपर है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, सर्वमान्य नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, और आदरणीय नेताजी का पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के ऊपर है। और रही बात परिवार की, अंतोगत्वा पूरा परिवार एक है, अलग नहीं है। उन परिस्थितियां जो पैदा हुई 2017 में, वो भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई परिस्थितियां हैं। और रही बात जो आपने कहा कि जो इतना विकास हुआ है और उसके घोटाले, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। क्यों नहीं जांच करा करके जेल भेज रही? क्योंकि कोई घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। ये कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं। हमने पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर इतना बड़ा पार्क बना है, ये क्या कर रहे हैं ये बताएं? सिर्फ कर रहे हैं एक चीज़, जांच कराना। जब इनकी सरकार बीजेपी की बनी थी तो एक मंत्री वो लेके कुदाल लेके पहुंच गए थे, खोद नहीं पाए एक ईंटा। हम पूछना चाह रहे हैं यदि गलत बनी है तो आप जांच करिए, कार्रवाई करिए, जेल भेजिए, लेकिन कुछ नहीं पाए, कोई जांच नहीं चल रही। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता पर सरकार थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ये नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ जांच के नाम पर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। इनको कोई काम नहीं करना, इनको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, राम राम जपना, पराया माल अपना। सिर्फ पराये काम को अपना काम बताते हैं, इतना ही है इनके पास, इनका काम कुछ भी नहीं है। राजेश जी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में
भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 5 तारीख को वहाँ प्रधानमंत्री भी आएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए ये कैसी खबर है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो इस खबर से, इस जानकारी से, इस बड़े आयोजन को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं? समाजवादी पार्टी और नेताजी का शुरू से मानना रहा है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो समाजवादी पार्टी और इस देश की पूरी जनता को मानना चाहिए। और हमारे नेताजी का आज से नहीं, बहुत पहले से कहना रहा है, और आज उसी बात पे हमारी पार्टी भी कायम है, हम सब लोग कायम हैं कि कोर्ट का फैसला आ गया है और हम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो न्यायालय की व्यवस्था है, वो न्यायालय के फैसले के साथ हैं। राम मंदिर बन रहा है, बने, अच्छी बात है, हम लोग भी राम के मानने वाले हैं। बस इतनी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ठेका लेकर के स्वयं कहती है हम ही ठेकेदार हैं राम के, जबकि राम सबके हैं, अकेले उनके नहीं हैं। लेकिन सीता को साथ में जोड़ करके राम का नाम ले, सीताराम, राधे श्याम, राम सबके हैं, उस पर बंटवारा नहीं हो सकता है, आराध्य हैं, हम सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, इसलिए वो राम के नाम की ठेकेदार हो गई है। इस ठेके के हम खिलाफ हैं, हम राम के खिलाफ नहीं हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम सीताराम के हैं, जहाँ पर राम है वहीं सीता है। राजेश जी, अब बाराबंकी से आपको भी काफ़ी लगाव है और आपका जन्म स्थान है, आपका घर है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करें तो राम सेवक यादव जी का नाम आज भी लिया जाता है और उन्हें फाउंडर भी कहा जाता है, समाजवाद की वो वैचारिक प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये भी अक्सर उनके परिवार के लोग कहते हैं कि उनके तमाम योगदानों के बावजूद उनकी उपेक्षा हो रही है। उनके नाम पर कोई बड़ा स्मारक नहीं है, प्रदेश की राजधानी में उनके नाम पर कोई काम नहीं हुआ, बाराबंकी में उनके नाम पर कोई काम नहीं हुआ। तो क्या अपने पुराने नेताओं को, या जिन्होंने एक वैचारिक दृष्टि प्रदान की आपकी विचारधारा को, आपकी पार्टी को, क्या उन्हें भूल रही है पार्टी? नहीं, मुझे फ़क्र है कि हमारे नेता के नेता राम सेवक यादव जी थे। आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेता राम सेवक यादव थे। और राम सेवक यादव जी ने गरीबों, एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सेवा की। और जो लोग कहते हैं उनके परिवार का, आज भी उनके परिवार के जो हमारी पार्टी के जनपद के महामंत्री हैं वो राम सेवक यादव जी के भतीजे हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ काम करते हैं श्री हिमांशु यादव, जो राम सेवक यादव जी के सगे पोते हैं। वो पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उनको जिले से आगे कब बढ़ाएंगे? जिले में बहुत लंबे समय से वो लोग बने हुए हैं, क्या उन्हें भी मौका लगेगा कि वो लखनऊ की सियासत का हिस्सा बने? नहीं, इसके पहले भी लगातार उनको अवसर दिया गया है और जब वो चाहेंगे कि हम प्रदेश की राजनीति में जाना चाहते हैं, पार्टी गेट पास कर आए हैं, अभी लगे नहीं, लगना चालू हो जाएंगे। राम सेवक यादव जी के नाम पर बाराबंकी जनपद में जब आप घुसेंगे तो राम सेवक यादव स्मृति द्वार हम बनवा रहे हैं बाराबंकी के चारों तरफ। जब बाराबंकी में एंट्री करेंगे आप, सेवक यादव स्मृति द्वार हम अपने विधायक निधि से गेट भी बनवा रहे हैं। और राम सेवक यादव जी का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है और उनके परिवार का भी राजनीतिक लगातार सम्मान कर रही पार्टी हमारी। ये कहा जाता है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना था बाराबंकी सदर से, लेकिन आपका टिकट किन्हीं कारणों से आपका लास्ट मोमेंट पे टिकट कट गया और सुरेश यादव जी को टिकट दे दिया गया। और ये भी वर्कर्स में चर्चा रहती है कि आप दोनों के बीच इस बात को लेकर एक कसक दिलों में है, एक शीत युद्ध भी रहता है, मतभेद या मनभेद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं। वर्कर्स में इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो कब एकजुट होंगे आप दोनों? नहीं, ये सच है कि 2011 में जब अखिलेश यादव क्रांति रथ लेके निकले थे तो हम उनके साथ रथ में चल रहे थे लगातार, और उत्तर प्रदेश के बहुत नौजवान उनके साथ क्रांति रथ के माध्यम से पूरी गलियां छान रहे थे। तो हम भी उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश की गलियों में जाने का अवसर मिला। तो काफ़ी नौजवानों को अखिलेश यादव जी ने उस समय विधानसभा चुनाव लड़ाया। मुझे भी विधानसभा लड़ाने के लिए उन्होंने टिकट घोषित भी कर दिया, टिकट जारी भी हो गया, मेरा स्वागत भी हो गया। लेकिन मेरी एज उस समय थोड़ी कम थी। तब हमारे भाई जो सुरेश यादव जी हैं आज भी मेरे साथ पार्टी ऑफिस में बैठे थे, कोई ऐसा मतभेद नहीं है। आज भी मेरी बात हुई और लगातार वो कहते हैं हमसे लगातार बातचीत होती रहती है। तब सुरेश भाई हमारे बीएसपी में थे, तो मैंने ही पार्टी ऑफिस में सुझाव दिया कि सरकार बनाना था
कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए कि जिनसे कि सरकार हमारी बने। और मुझे खुशी है कि 2012 में बाराबंकी के नौजवानों ने, बाराबंकी की समाजवादी पार्टी में 6 सीटें हैं, 6 में 6 समाजवादी पार्टी की झोली में बाराबंकी की जनता ने दिया। और उसके बाद मैं लगातार, मेरे संबंध ठीक हैं। और उसके बाद 2016 में विधान परिषद का चुनाव हुआ तो मुझे एमएलसी पार्टी ने टिकट दिया, मुझे विधान परिषद में पार्टी ने भेज दिया। ये सब पार्टी का दिया हुआ है। जो कुछ भी मेरे पास आज है, जिस भी हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता, जिन्होंने मुझे राजनीति में स्थापित किया और राजनीति में लाए, और राजनीति जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने राजनीति की ABCD सीखी है, वो अखिलेश यादव जी की देन है। क्योंकि मुझे उनके माध्यम से ही मुझे राजनीति में आने का अवसर मिला। पहले मैंने प्रदेश में काम किया संगठन के रूप में, फिर उन्होंने ही कहा आपको ज़िले में काम करना है, फिर उन्होंने जनपद में मुझे युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बना करके भेजा, मैंने युवजन सभा में काम किया। फिर जब सरकार आ गई तो मुझे सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया, तो मुझे राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद आज मैं विधान परिषद में हूँ। पार्टी की मजबूती से और बाराबंकी की जनपद की समस्त जनता की जितनी हो सकती है सेवा, दिन रात सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और मैं सड़क से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा के अंदर तक, मैं जनपद की हर एक कोने कोने की जो भी समस्या है उसको उठाने का काम करता हूँ। और मुझे फ़क्र है कि मुझे नेता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है कि मैं विधान परिषद में हर बार ऐसा मजबूती से अपना पक्ष रखता हूँ कि सरकारें सबसे पहले, सरकार और सरकार के अधिकारी, पुलिस और जो गेट पे सुरक्षाकर्मी होते, सबसे पहले मुझी को खोजते हैं कि आज विधायक जी क्या करना है, कुछ ऐसा मत करना कि मेरी नौकरी चली जाए। तो सरकार को मैं आज भी कानों को मजबूती से जगाता रहता हूं और उनको लगातार बाराबंकी की जनता की सेवा के लिए और जनता की समस्याओं को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में और विधानसभा में, विधानसभा के गेट पर हमेशा लड़ता रहूँगा। और जब तक मेरी सांस है तब तक बाराबंकी की जनता की सेवा में करता रहूँगा। अखिलेश जी से जो आपकी निकटता है, अक्सर हम लोग देखते थे कि जब वो बतौर मुख्यमंत्री किसी मूवमेंट पे होते थे तो आपको अपने निकट बुला लेते थे। कई बार आए वो किसी काम से, किसी कार्यक्रम में आए, आपको अपनी गाड़ी में बैठा लिया, हेलीकॉप्टर में ले गए। तो अखिलेश जी से जो आपकी निकटता है, उनका जो स्नेह है आपके प्रति, इसको लेकर भी पार्टी में बड़ी चर्चाएं रहती हैं। और कहीं ना कहीं आपके अन्य जो साथी हैं, जो आपके अन्य नेता हैं, विधायक हैं, वो उनके लिए एक जिज्ञासा का भी विषय है। और शायद उन्हें लगता भी है कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो सियासी ज़मीन है उसके लिए कोई चुनौती न पैदा हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अब आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरविंद सिंह गोप बाराबंकी के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे, आपकी सरकार में मंत्री भी रहे और मुलायम सिंह जी के साथ भी मंत्री रहे। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, एक आध बार सोशल मीडिया पे भी आपके समर्थकों और उनके समर्थकों में कुछ बातें हो गई, विवाद हो गया। तो आपका जो बढ़ता हुआ कद है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी के और लोग उसे कायदे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी एक है और अरविंद सिंह गोप जी हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और हमारे भी नेता हैं। और ये हमेशा अखिलेश यादव जी ने सिखाया है कि जनपद में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और मुझे पार्टी ने जब पार्टी ने मुझे लगातार अवसर दिया है, मैं, आपने ही कहा, मैं सबसे कम उम्र का विधान परिषद में भी हूँ, सबसे कम उम्र का विधानसभा लड़ा हूँ, इसलिए मेरा सबसे समन्वय रहता है, सबसे बातचीत रहती है, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो लगाव की बात है, तो मैं छात्र जीवन से ही वही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। तो अखिलेश जी से ही मैंने राजनीति की शुरुआत की है और उन्हीं पर ही ख़त्म है, मेरा कोई नहीं। स्लोगन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक स्लोगन है यहाँ पे आपने लिखा है और आपने अपने इस कमरे में, इस हॉल में, जब तक रगों में लहू तब तक जुबां पे सिर्फ तू, कर्मभूमि उत्तर प्रदेश, नेता सिर्फ अखिलेश। तो सियासत में जब उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार सियासत कहा जाता है कि सियासत जो है अब मुनाफे का खेल हो गई है और बहुत दिनों तक नेता विपक्ष में नहीं रहना चाहते हैं। अवसर मिलने पर लोग दल भी बदलते हैं, लोग निष्ठा भी बदलते हैं, विचारधारा भी बदलते हैं। आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या राजनीति में आप अपने भविष्य को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? जो नौजवान राजनीति में आ रहे हैं वो सबकी प्रतिभा विपक्ष में ही खिलती है।
संघर्ष की कोख से मेरा जन्म हुआ है। छात्र संघ की राजनीति से हम निकले हैं और जो कुछ भी मुझे मिला है वो विपक्ष में ही मिला है। सरकार में मुझे जो विधानसभा का टिकट वो भी विपक्ष में मिला, विधान परिषद का सरकार में मुझे लड़ने का अवसर मिला। लेकिन जो सरकार के खिलाफ जो संघर्ष करने का मादा है वो नौजवानों में है, तो वो अखिलेश यादव जी से मैंने सीखा है। उन्होंने हमेशा संघर्ष का रास्ता अपनाया है। इसलिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है कि फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर एक ऐसे नौजवान नेतृत्व के हाथ में हम दें, इतनी मेहनत करके कि फिर एक बार उत्तर प्रदेश के नौजवानों में जो गांव गरीब किसान के बेटे हैं, जिनकी आंखों में इस देश का भविष्य है, उनके हाथों में, जो गरीबों के हाथों में लैपटॉप कैसे जाए, गरीबों की कैसे सेवा हो, किसानों की कैसे सेवा हो। इसलिए अखिलेश यादव जी को एक ही महत्वाकांक्षा बनी है, मुझे कुछ नहीं बनना। आप पूछ रहे थे विधानसभा 2022 में, मुझे कोई विधानसभा नहीं लड़ना, जो पार्टी निर्देश देगी। पार्टी ने जो शुरू से निर्देश दिया, जब पार्टी को लगेगा कि आपको फला जगह से लड़ना है तो मैं लड़ जाऊंगा। पार्टी कहेगी आपको काम करना है, मैं काम करता रहूँगा। पार्टी ने एमएलसी बनाया है, पार्टी कहेगी कि एमएलसी लड़ना है तो एमएलसी लड़ूंगा। पार्टी कहेगी कि कहीं दूसरी जगह से एमएलए लड़ना है तो एमएलए लड़ूंगा। मैं जो कुछ भी हूँ पार्टी से हूँ और पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि उन्हीं के साथ रहना है। यही मेरी महत्वाकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर इनके हाथों में कैसे दी जाए, इसके लिए दिन रात काम करना है। चलिए राजेश जी, आप अभी नौजवान हैं और बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र आपका बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि समाजवाद के दर्शन पे चलते हुए आपकी जो सियासत है वो गरीबों के काम आएगी, कमज़ोरों के काम आएगी और बिना भेदभाव, जैसा कि आपने कहा कि बिना किसी भी तरह के भेदभाव के समाजवाद ये शिक्षा देता है कि लोगों की मदद की जाए, लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो आपका जो राजनीतिक दर्शन है आपकी पार्टी का और आपकी जो यात्रा है राजनीति की, उसमें बहुत से लोगों के भलाई के लिए आप लगातार काम करते रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने समय दिया और तमाम रोचक बातें बताईं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।